आप मेरी ही बातों पे भरोसा मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस पेपर जरूर बनाएं। मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ वो इसलिए बेहतर सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप एक साथ अगर 5 क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन पीटी की तैयारी से मेंस पे असर नहीं पड़ता, लेकिन मेंस की तैयारी से पीटी पे जरूर असर पड़ता है। मैं जो आपको कह रहा हूं कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन पर जोर दीजिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 80% आपके सिलेबस डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने से पीटी पे असर पड़ेगा। तो आप हमें बताइए कि अगर मेंस को इग्नोर करके पीटी की प्रिपरेशन अगर फर्स्ट में की जाए तो क्या आप 28 दिन में उतने लेवल के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे? सबसे सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नीचे से कितना दूर देख सकते हैं, लेकिन आप छत पे चढ़ करके देखिए आपके रेंज बढ़ जाएगी। तो मेरा एक सजेशन है सभी बच्चों से कि आप पीटी के दौरान ही डीआई बनाना शुरू कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बैंकिंग परीक्षाओं का समय शुरू हो गया है। आपको बता दें, सितंबर अक्टूबर ये समय होता है देश में बैंकिंग परीक्षाओं का, और सबसे पहले शुरुआत कर दी गई है इसके द्वारा एसबीआई के द्वारा। आपको बताएं कि 2056 पीओ के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि बहुत जल्द आईबीपीएस के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कैसे करें तैयारी, क्योंकि समय कम रहता है, एग्जामिनेशन में भी समय कम रहता है। किन सेक्टरों पर ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे आप बैंक पीओ बन सकते हैं। हमारे साथ हैं यूसी झा सर, इनसे ही जानेंगे। सर, 2056 एसबीआई में अभी एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, तो पीओ परीक्षा जो है एसबीआई का निकालना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या आप टिप्स देना चाहेंगे पीओ को एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी एसबीआई का? सबसे पहले केस ये है कि जो भी बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनको तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पीटी में आता है। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं। तो पीटी की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें एसबीआई में खासकर पीटी में बेसिक अरिथमेटिक होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, और बेसिक अरिथमेटिक होता है। और मेंस पीटी से कंप्लीट अलग है। यहीं पर बच्चा थोड़ा सा लैग कर जाता है अपना प्रिपरेशन को लेके। जैसे कि मेंस में जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं वो 100% डेटा इंटरप्रिटेशन ही होता है। और हम प्रतिदिन जब तैयारी करते हैं, सेट जब लगाते हैं, तो उसमें बेसिक अरिथमेटिक बना रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन बना रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, यही सब कर रहे होते हैं। तो मेरा एक सजेशन है सभी बच्चों से कि आप पीटी के दौरान ही डीआई बनाना शुरू कर दें। और 100% इसलिए डीआई बनाना शुरू कर दें क्योंकि पीटी में तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके डीआई के रहते हैं, लेकिन मेंस में टोटल के टोटल डीआई ही होता है। तो ये कम से कम जरूरी है पहला। सर, मैथमेटिक्स में है कि आपने बताया कि पीटी और मेंस में काफ़ी अंतर रहता है, तो 10-15 तो डीआई का रहता है, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी वो कौन से सेक्टर हैं? एसबीआई में कहा जाता है कि मैथ बड़ा ही उलझाऊ होता है, तो कैसे सर तैयारी दोनों का हो पाए? पीटी पहले निकले तब तो मेंस करेंगे, और फिर पीटी और मेंस में भी काफ़ी कम समय रहता है। यही जो आप कह रहे थे कि जो पीटी पहले निकले तब हम मेंस करेंगे, तो जैसे ही आपकी पीटी निकलेगी और मेंस के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम 28 से 35 दिन का होता है, तो आप पीटी के लिए 6 महीने से ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं, और पीटी के चक्कर में पीटी निकालते 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 वो बेचारा 2 साल गुजार देता है। और उसके बाद जैसे ही उसकी पीटी आ जाती है तो फिर मेंस के सिलेबस पीटी से कम 3 टाइम्स हाई लेवल होता है। तो आप हमें बताइए कि अगर मेंस को इग्नोर करके पीटी की प्रिपरेशन अगर फर्स्ट में की जाए तो क्या आप 28 दिन में उतने लेवल के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आप डीआई पढ़ते हैं, अब मैंने पूरे 55-56 चैप्टर का समरी एक चैप्टर में बता दिया कि आपका रिजल्ट बैंक में डीआई से आएगा। और जिस बच्चे का डीआई मजबूत होता है उसका निश्चित रूप से उसका कैलकुलेशन मजबूत होगा, और कैलकुलेशन अगर मजबूत होगा तो सिंप्लीफिकेशन पे असर पड़ेगी, सीरीज पे असर पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन पे असर पड़ेगा। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन पर जोर दीजिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 80% आपके सिलेबस डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने से पीटी पे असर पड़ेगा। तो सर, अभी 60 दिन है, और मैथमेटिक्स में मैं इसलिए ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार के लड़कों का मैथमेटिक्स जो है एक बेस भी होता है, क्योंकि जनरली इंग्लिश में वो कमज़ोर होते हैं। तो 60 दिन में क्या स्ट्रेटजी अभी फ़िलहाल 60 दिन का अगर आप बनाएंगे तो कैसे कैसे होगा फ़िलहाल मैथमेटिक्स को लेकर?
सबसे पहला केस ये कि फाउंडेशन पढ़ने का वक्त नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में मैराथन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रनिंग का तरीका अलग है। अगर आप 200 मीटर का दौड़ दौड़ते हैं तो उसका तरीका अलग है। सिमिलरली पीटी की तैयारी का तरीका अलग है, मेंस की तैयारी का तरीका अलग है। लेकिन पीटी की तैयारी से मेंस पे असर नहीं पड़ता, लेकिन मेंस की तैयारी से पीटी पे ज़रूर असर पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेंस के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर आप मेंस के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या उसका पीटी पे असर नहीं पड़ेगा? 100% असर पड़ेगा। तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसका असर पीटी पे कितना पड़ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम पीटी निकाल लेते हैं और उसके बाद 28-30 दिन का गैप हो तो मुझे फिर से नए सिरे से मेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम उसी पीटी के बाद हम चूँकि ऑलरेडी मेंस पढ़े हुए हैं तो 28 दिन में रिवीजन करके हम बहुत आगे तक अपने आप को स्कोर को ले जा सकते हैं। सर आगे के मैं सेक्शन पर जाऊं उससे पहले एक और चीज़ है कि आईबीपीएस उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है और उसका भी एग्ज़ाम देखें तो 10-15 दिन आगे पीछे इसी के अंतर पे पड़ेगा। तो क्या दोनों के सर प्रश्नों में अगर हम कंपेरिजन करें पिछले सालों को आईबीपीएस और एसबीआई, तो फिलहाल मैथमेटिक्स को लेकर जो है क्या अंतर रहता है, उसके मेंस में क्या फिर से रहता है सर? पीटी का जो सिलेबस है वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आईबीपीएस में भी आता है और एसबीआई में भी आता है। मेंस में 157 क्वेश्चन अगर आईबीपीएस में आते हैं तो 190 क्वेश्चन एसबीआई में आता है। सेक्शन चारों के सेम होते हैं, जैसे कि अगर इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस है तो उसमें भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस होता है। तो सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट कॉमन है, बस अंतर इतना है कि जो क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं पीटी से मेंस काफ़ी अलग होता। और दूसरा अंतर ये है कि जब आप आईबीपीएस मेंस और एसबीआई मेंस में कंपेयर करेंगे तो एसबीआई में एक ही जगह जा कर के जो विद्यार्थी के साथ समस्या होती है कि एसबीआई 100% डेटा इंटरप्रिटेशन देता है और आप लाइफ टाइम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, लाइफ टाइम आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। मैं फिर से वही जोड़ दूंगा कि अगर आपने डीआई अच्छी की तो आपके डीआई अच्छा करने से कैलकुलेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और डीआई में एक सेक्शन आता है अरिथमेटिकल डेटा इंटरप्रिटेशन। तो नेचुरली क्या होता है बच्चों के साथ कि मान लीजिए कि चैप्टर सीआई पढ़ा या मान लेते हैं एलिगेशन का चैप्टर पढ़ा, तो एलिगेशन का चैप्टर जब पढ़ता है तो एलिगेशन ही वो बना पाता है। लेकिन अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन में एलिगेशन का एक डेटा बनाता हूँ तो उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी स्किल बढ़ेगी ना कि घटेगी। मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ वो इसलिए बेहतर सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप एक साथ अगर 5 क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा कि एक चैप्टर का अगर आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं और अगर उसी चैप्टर से संबंधित 20 डीआई बनाते हैं तो समय की भी बचत है और साथ ही साथ आपके स्कोर इंप्रूवमेंट में भी मदद मिलेगी। तो सर ये आईबीपीएस मेंस का जो है आईबीपीएस मेंस और एसबीआई मेंस में आप जैसे कंपैरिजन कर रहे थे, तो आईबीपीएस मेंस में मैथमेटिक्स में क्या ज़्यादा उसमें प्रश्न, उसमें भी डीआई ही रहता है क्या? हाँ, आईबीपीएस मेंस में लगभग 60% डेटा इंटरप्रिटेशन होता है और 20% के आसपास अरिथमेटिक होती है और बाकी बेसिक कैलकुलेशन, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिलेबस इतना मैथमेटिक्स का बड़ा है कि बच्चा को ये लगता है कि पिछले बार चूँकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पूछा तो इस बार भी नहीं पूछेगा। और हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं अपने ठीक पिछले एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग ग्रेजुएशन करते थे तो हम लोग के सर कहते थे कि पिछले साल का पेपर छोड़ के बाकी पिछला उसके 3 साल का तैयारी कर लो। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे बैंक की आप प्रिपरेशन करना शुरू किए फाउंडेशन के दौरान तो आपको जो भी 15, 20, 25 चैप्टर आपको पढ़ना था आप पढ़े होंगे। तो जब आप 15-20 चैप्टर पढ़े थे तो रिवाइज भी आप 15-20 चैप्टर का कीजिए। ये अलग बात है कि पिछले बार सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन 2 कम आए और क्वाड्रेटिक से एक ही क्वेश्चन आया, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो सेट बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी देगा प्रोबेबिलिटी 5 देगा, जब भी देगा क्वाड्रेटिक 5 देगा। अगर उसके सारे क्वेश्चन 40 के 40 अगर बाकी चैप्टर से ही अच्छे निकल गए तो बाकी 3-4 चैप्टर को स्किप भी कर सकता है, लेकिन ये कौन जानता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग की तैयारी अगर आपको करनी है और पीओ लेवल की तैयारी करनी है, चाहे एसओ करनी है, एलआईसी एएओ की तैयारी अगर आपको करनी है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन एसबीआई में 100% और ऑलमोस्ट 60% के आसपास आईबीपीएस में आता है। एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना होता है ज़रा सोच के देखिए। पीटी का कट ऑफ एवरेज जब हम देखते हैं स्टेट वाइज तो किसी में 79 भी चला जाता है और किसी में 62 भी आ जाता है। तो ऑलमोस्ट सब का एवरेज मान के चलिए कि 72% के आसपास में मेरा दिमाग चलता है कि इतना अगर होता है तो आपके लेवल बढ़ेंगे ही ना कि घटेंगे।
और अगर मेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो और थोड़ी सी घट जाती है। तो ये कहने का सेंस हमारा ये है कि अगर 60% के आसपास भी अगर कट ऑफ होता है तो मैंने फिर से आपका पूरा दुख दर्द का निवारण कर दिया कि IBPS भी 100% DI आपको स्कोर करा देगा और SBI तो आपका रिजल्ट तक में मदद कर देगा। तो इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। सर एक और एग्जाम में सर दूसरा सेक्शन होता है रीजनिंग। कैंडिडेट कहते हैं कि बड़ा समय ले जाता है, बनता है तो बड़ा फटाफट, नहीं बनता है तो समझिए दूसरा भी सेक्शन इससे प्रभावित होता है। किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रीजनिंग में, और रीजनिंग बनाते समय क्या स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किसे छोड़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना है? जैसे पहले होता क्या था कि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो जनरली एनालिटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता था। कभी डायरेक्शन दे दिया, ब्लड रिलेशन दे दिया, ये सब चैप्टर वाइज होते थे। जैसे SBI में बाइनरी का सेक्शन भी आ जाता था। उसके अलावे बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये लगातार 3-4 साल तक चला। उसके बाद अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो इस तरीके का आने लगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का इस्तेमाल सिटिंग अरेंजमेंट में कर देता है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले सेंटर की तरफ अगर कोई बच्चा देखता था तो अब बाहर भी देखता है, साथ ही साथ प्रोफेशन को भी शामिल करने लगा। तो पूरा कंक्लूजन मेरे हिसाब से अगर आप रीजनिंग का कहें तो आप एक ही चीज़, जैसे मैं मैथमेटिक्स में बोला, डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपका इम्पैक्ट सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इन सब चीज़ों पे पड़ेगा। वैसे ही अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोगिज्म, सेंटेंस, इसके अलावे क्या कहते हैं एक टॉपिक होता है जिसको सिलेक्शन क्राइटेरिया भी हम लोग कहते हैं, या लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ अगर आप केवल पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मेरे हिसाब से तो सबको कॉमन ही मानता हूँ, लेकिन मार्केट में जो किताबें आने लगी है अब सिटिंग अरेंजमेंट का अलग आने लगा है, पजल का अलग आने लगा। तो मेरा ये मानना है कि पजल पे अगर आप फोकस करते हैं, अगर पजल पे आप फोकस करते हैं तो आपकी प्री और आपकी मेंस 100% DI की तरह ही सुरक्षित नजर आएगा। सर ये SBI और IBPS में क्या आप अंतर देखते हैं रीजनिंग के स्टैंडर्ड में, और क्या चीज़ ज़्यादा फोकस रहता है IBPS में और क्या चीज़ ज़्यादा फोकस रहता है SBI में? सबसे पहला, जब आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि आज अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि आप पजल पढ़ के जाइए और हो सकता है एक भी पजल ना पूछे, ये तो पूरा का पूरा अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि आपको कह दिया गया है कि रीजनिंग एबिलिटी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो रीजनिंग के अंतर्गत जितने सेक्शन आते हैं सबकी संभावना प्रबल है। वो छूट गया इस बार, वो एक अलग इशूज हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि अगली बार वो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे जहाँ पे फंसते हैं, अब देखिए हम आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि इस बार किसी बच्चे का प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम हो गया। अब क्या करेगा, वो क्लास ज्वाइन कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को इतना मजबूत कर लेता है कि उसके चक्कर में बाकी चैप्टर फिर कमज़ोर कर देगा और अगली बार वो प्रॉफिट एंड लॉस के वेट पे एग्जाम देगा। मेरा सीधा सा मानना है कि आप जब फाउंडेशन स्तर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन स्तर का मतलब होता है कि 3 महीना अगर आपके पास है तो फाउंडेशन ही है, वो टारगेट नहीं है। टारगेट 15 दिन और 2 महीने के अंदर की ही हम कह सकते हैं। तो 3 महीने आपके पास हैं, तो आप सबसे पहला ये काम कीजिए कि मान लीजिए कि आपको थोड़ी सी भी डाउट है कि हमको कोई स्पेशल सजेशन नहीं दे पा रहा है कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से नहीं करें, तो मार्केट में प्रीवियस पेपर अवेलेबल हैं। आप क्या कीजिए कि 25 से 30 प्रीवियस पेपर आप कलेक्ट कर लीजिए और आप चैप्टर वाइज उसका सॉल्व कीजिए। लोग क्या करते हैं, सेट वाइज सॉल्व करते हैं, मैं कहता हूँ चैप्टर वाइज सॉल्व कीजिए। जैसे पहले सेट में सीरीज के 5 क्वेश्चन हैं, दूसरे सेट में भी सीरीज के 5 क्वेश्चन होंगे, तो 25 सेट का अगर आप केवल सीरीज ही बनाए तो आपने टोटल कितना बनाया, 125 क्वेश्चन आपने बनाया। लेकिन अगर 125 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपका सीरीज का कोई भी चैप्टर अब आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि सीरीज में आप जब 125 क्वेश्चन आप उस एग्जाम का बना रहे हैं जिसका आप देने जा रहे हैं, तो उसमें हर एक अलग अलग तरह का लॉजिक लगा होगा। जरूरी तो नहीं है कि पहला क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा वही आपके दूसरे सेट के पहला में भी लॉजिक लगेगा। तो पहले जो भी बच्चे प्रिपरेशन करें उनके पास समय अभी सफिशियंट है। मेरा ये मानना है कि प्रीवियस पेपर लेकर के जैसे ही आप चैप्टर वाइज सॉल्व करने लगेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जो हम बैठ के यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि किस चैप्टर का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है और साथ ही साथ किस चैप्टर के बनाने से किसी और चैप्टर पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सर एक और सबसे मेन सेक्शन जो है और हमारे बिहारी छात्रों का ज़्यादातर कमजोरी रहता है, इंग्लिश का सेक्शन। कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कैंडिडेट को देखा जाता है कि एंटोनिम सिनोनिम्स रटना शुरू करते हैं, इंग्लिश में
रटेश हो जाते हैं एक तरह से वो। तो उसके लिए सर शॉर्टकट क्या होगा? फिर हम लोग उसके बाद में दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे इंग्लिश और जीए को लेकर, लेकिन शॉर्टकट जीए और इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए इन लोग को? हम जितने भी बच्चे पास करते हैं, बेसिकली तो मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बात करते करते बहुत सारे बच्चे फेल भी करते हैं, पास भी करते हैं। उससे एक अनुभव हमको ये मिला है कि बैंकिंग का जो इंग्लिश है वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, और एसएससी का जो इंग्लिश है वो कॉन्सेप्चुअल ग्रामर पे डिपेंड करता है। तो जब कोई बच्चा साइनो एंटो रट रहा है, जब कोई बच्चा इडियम्स एंड फ्रेजेज रट रहा है, जब कोई बच्चा फ्रेजल वर्ब को रट रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो एसएससी के प्रिपरेशन उसके दिमाग में चल रही है और तैयारी बैंकिंग का कर रहा है। लेकिन अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो आप इतना मान के चलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग आपको नहीं याद है, जैसे हम ही से अगर आप बहुत सारा वर्ड मीनिंग पूछेंगे तो हमको नहीं याद होगा, लेकिन शायद उसके लिंक वर्ड से हमको ये बात पता चल जाएगा कि इसका बेस मीनिंग क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एडिटोरियल है तो उसको हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे सारा चीज़ का कोई मीनिंग नहीं याद होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि उसका थीम हम समझ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मेरे कहने का सेंस है कि आप बैंकिंग की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिलहाल कुछ दिन तक आप अपने दिमाग से रटना हटा दीजिए, आप अंडरस्टैंडिंग पर जोर दीजिए। उसके लिए सबसे बढ़िया मार्केट में मेरे हिसाब से जो अवेलेबल कंटेंट है वो है द हिंदू का एडिटोरियल। अब पहले तो पेपर आती थी और वो 3-3 4-4 दिन के बाद बिहार में आती थी। अब क्या हो गया है कि उस पेपर का पूरा समरी जितना भी मतलब एडिटोरियल का है, उसके 250-300 एडिटोरियल को मिला करके किताब ही कंपाइल कर दिया है, और उसका वर्ड मीनिंग भी उसके नीचे दिया हुआ है, और उसी में से एक पैसेज ले करके क्या करता है कि उसी से क्वेश्चन क्रिएट करता, उसी से फिलर बना देता, उसी से सेंटेंस अरेंजमेंट बना देता है। तो अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है या आपने एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ा है, तो कोई लाइन के बाद दूसरा कौन सा लाइन आएगा ये आप अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता चूंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन चूंकि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई है, तो आप जरूर उसके बेस पर आप कह सकते हैं। सर ये जीए सर जनरल अवेयरनेस जो काफ़ी जो है वो अलग टाइप का होता है। एक कहें तो प्रधानमंत्री के दौरे हैं, वित्तीय दौरे हैं, फिर से आर्थिक जो सर्वे आता है उससे संबंधित करंट रहता है। तो उसमें सर कैसे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, खासकर पीओ के एग्ज़ाम के लिए? आपको एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि बैंक में रिवर्स रेपो रेट है, इस बार 7.93 है, अगली बार 8.57 होगा, पिछली बार 6.93 थी। आप प्रिपरेशन करना शुरू किए, आप क्या किए, अपने कॉपी में नोट्स बनाए कि रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया। अब हमको ये पता ही नहीं है कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो उसके बढ़ने और घटने से आपके मेमोरी में केवल एक ही बात छप सकती है कि 7.96। तो क्या वो एग्जाम में जाकर के दिमाग में आ सकता है? हो सकता है कि वो 7.94 हो गया हो सकता है कि आप 8.36 रटे थे, उस समय में वो किताब ही पिछले एडिशन की थी। तो मेरा सीधा सा मानना है कि जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और आपके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका जब आप अतीत से वर्तमान तक का एक बार आप सरसरी निगाहों से देखे होंगे, तो अब रिवर्स रेपो रेट का परसेंटेज क्या है ये इस बात से आपको याद होगा कि चूंकि पहले से आप उन चीज़ों को जानते हैं। जनरल अवेयरनेस में 90% बच्चे फेल कर जाते हैं। जिस सेक्शन को हम 12 मिनट में 13 मिनट में पूरा कर सकते हैं उसमें स्कोर आता है 6, 7, 8। इसका अर्थ एकदम क्लियर है कि पहली अवेयरनेस आपके पास ये नहीं है कि आप पेपर पे नज़र नहीं रखते, दूसरी अवेयरनेस ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें देश में जो घटनाक्रम होती है उस पर आप नज़र नहीं रखते। मैं कह रहा हूँ कि सास बहू का झगड़ा तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, किसान आंदोलन हो सकता है आपसे नहीं पूछे, लेकिन किसान आंदोलन से हुई आर्थिक नुकसान के बारे में तो पूछा जा सकता ना, क्योंकि आपको स्टैटिक अवेयरनेस पूछ रहा है और उसमें डेटा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप जब भी कोई भी सेक्शन आप पढ़ें, नोट्स ही बनाते हैं, तो देखिए 5 से 7 मिनट लगते हैं। मैं बैंक के बारे में लिखना शुरू किया, बैंक के 13 नेशनलाइज बैंक है कि 15 है कि 35 हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस 13 में कौन कौन से बैंक हैं एक बार देख लीजिएगा, कितना मिनट लगेगा। उसकी अगर फिर से जब उसको देखने जाएगा तो वहाँ पर नेचुरली है कि जब आप SBI के बारे में देखने जाएंगे तो उसके स्थापना वर्ष,
उसके पहला सीईओ का क्या नाम था, फिर धीरे धीरे अभी वर्तमान का क्या है, तो आपके नॉलेज बढ़ेंगे। और जब आप व्यापक स्तर करने लगेंगे तो फिर माइनर चीज़ें आप इजीली पकड़ सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नीचे से कितना दूर देख सकते हैं, लेकिन आप छत पे चढ़ करके देखिए आपकी रेंज बढ़ जाएगी। तो आप जब एकदम वन लाइनर अप्रोच ही लेंगे तो आपके नॉलेज वन लाइनर में भी घटेंगे, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव अप्रोच लेंगे तो आपको कभी कोई लिखने के लिए बोलेगा तो आप लिख भी सकते हैं और मेंस में लिखना भी है, और साथ ही साथ समझने के लिए बोलेगा आप समझा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और जब याद करने की बारी आई तो आप इस बात से स्किप कर जाएंगे कि मुझे पहले से इतनी चीज़ें आती है। इसीलिए मेरा अब ये मानना है कि जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में और वन लाइनर थॉट के साथ कीजिए। सर कितने दिन का सर करंट अफेयर्स जो है वो देखना जरूरी है? जैसे कि नवंबर में, मानिए लास्ट नवंबर में एग्जाम होता है, तो कब तक का है कि वो एकदम अप टू डेट होना चाहिए? 3 महीने का तो किसी भी सूरत में अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर से वही बात कि अगर आप 3 महीने का मान लीजिए एसबीआई देने जा रहे हैं तो एसबीआई के 3 महीने का घटनाक्रम आपको पता है तो करंट का तो जवाब आप दे देंगे। लेकिन एसबीआई के कभी कभी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन अगर आ जाएं या 3 महीना पहले घटी हुई घटना का इम्पैक्ट अगर आज पड़ रहा है तो क्या आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे? इसीलिए मेरा कहने का समग्र अध्ययन होनी चाहिए, 3 महीने वाला कमांड होनी चाहिए और 6 महीने पर नज़र भी होनी चाहिए। सर एसबीआई या पीओ का जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी, सबसे ज़रूरी अगर एक शब्द पूछा जाए कि वो करना ही चाहिए और दूसरा पूछा जाए एकदम नहीं करना चाहिए, वो क्या आपके नज़र में है? सबसे पहला जो करना है वो है सेट प्रैक्टिस और एनालिसिस। अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अखाड़े में कूदते ही पहलवान तो नहीं हो जाएगा। तो नेचुरली है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके एग्ज़ाम का पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा? तो जस्ट प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके, वो प्रीवियस पेपर आप किसी भी हालत में करें ही करें। अगर आप ये ना करते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार है। पहला क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मॉडल सेट की प्रैक्टिस जब तक आपका प्रीवियस पेपर पीटी और मेंस के नहीं हो जाते आप ना करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी किताबें मॉडल सेट की मार्केट में आती है या जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो सब एक आम व्यक्ति सेट करता है। उसको जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा वो देगा। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कौन सा आता है उससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। आप हमको बताइए कि अभी मॉडल सेट का पूरा भरमार चल रहा है मार्केट में, आपसे ही मैं पूछता हूं कि अगर आपने 50 बार मॉडल सेट चला दिया है तो 51वां सेट आप कहां से लाएंगे? तो आप सामने वाले को इंस्ट्रक्शन देंगे अच्छा क्वेश्चन डालना, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं देंगे कि बैंक के ही रिलेवेंट क्वेश्चन डालना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया तो? इसीलिए मॉडल सेट आप तब तक न बनाएं, क्योंकि देखिए मॉडल सेट इसलिए कह रहा हूँ न बनाएं क्योंकि इतने ऑनलाइन सेगमेंट अभी डेवलप हो गए हैं कि इतना अनाप शनाप क्वेश्चन देने लगा है कि बच्चा का स्कोर गिर जाता है। अब उसको ये लगता है कि मेरी मैथमेटिक्स इतनी कमज़ोर है कि उसके चलते मेरा सेट नहीं बनता। एक पॉइंट हो गया, उसके चलते क्या होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप प्रीवियस पेपर को बनाए रहेंगे तो प्रीवियस पेपर बनाने के साथ आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो व्यक्ति हमको सेट दिया है सॉल्व करने के लिए वो मुझे बैंक से संबंधित दिया है कि नहीं दिया है। इससे ये होगा कि आपको अगर स्कोर कम भी आया तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ ठीक है ये सेट गड़बड़ दिया था, ये सेट मेरे लेवल का नहीं था, लेकिन मैंने प्रयास किया, कम आना स्कोर मेरा लाजिमी था। लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर देखे ही नहीं होंगे तो मैं तो रेलवे का भी सेट आपको दे दूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो बैंकिंग का ही सेट है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। किताबें जैसे होता क्या कि मॉडल सेट की किताब बच्चा खोजता है, अब मॉडल सेट का किताब खोजा तो फिर कैसे बनती है मॉडल सेट की किताब मैं बताता हूँ, चूँकि मैं भी ऑथर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू किताब लिखते भी रहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखी जाती है। आज नोटिफिकेशन आई, अभी कोई पब्लिकेशन की किताब मार्केट में नहीं है, एसबीआई का नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं करता लिखने का। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 4 दिन के अंदर में किताब बन जाती है। कैसे बन जाती है जरा हमको समझाइए, 4 दिन में कैसे कोई किताब बन सकता है? इसका मतलब ये है कि पहले से ही रखा हुआ है। अब सिंप्लीफिकेशन देना है, एसबीआई के लेवल का सिंप्लीफिकेशन देना है और वो आईबीपीएस में भी आता है, तो क्या करेगा आईबीपीएस वाले किताब से सिंप्लीफिकेशन काट के एसबीआई में डाल दिया। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई क्या? नहीं हुई ना। इसीलिए मेरा यही मानना है कि मैं जिन चीज़ों की तैयारी करता हूँ मुझे वही करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप प्रीवियस पेपर पहले बनाएं। आप मेरी ही बातों पे भरोसा मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस पेपर जरूर बनाएं और मॉडल सेट तो अभी फिलहाल नहीं है बनाए। तो यूसी झा सर थे और काफ़ी अंदर की बातें बताएं जो कि स्टूडेंट को तैयारी करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। तो
तो हमेशा हम आपको टिप्स देते रहेंगे, सर रहेंगे अवेलेबल। और आगे के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग को कैसे करेंगे, और जीए के बारे में और थोड़ा विस्तार में जाएंगे, और मैथमेटिक्स और आपको बताएं कि इंग्लिश, इन सब के बारे में भी चर्चा होगी। और समय समय पर हम सर को बुलाते रहेंगे, सर आपके सामने आकर अपना टिप्स देते रहेंगे कि कैसे कैसे जब समय कम होता है तो आपको क्या क्या चीज़ करना है और क्या क्या चीज़ नहीं करना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।